प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। हम साहसिक जगत से जुड़ी हुई सिलसिलेवार एक श्रृंखला शुरू करने का वायदा किया था और आपसे कहा था कि हम एक साथ पैदल चलेंगे। पैदल मार्ग है इस हिमालय में भी और छोटे बड़े साउथ या वेस्ट के जो पहाड़ हैं उनमें भी ऐसे रास्ते हैं जिन पर चल करके व्यक्ति जो है अपने ढंग से सीखता है, अपने ढंग से एंजॉय करता है। मेरा संबंध मुख्य रूप से हिमालय के साथ रहा है। मैं लद्दाख में भी गया हूँ, हिमाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र भी कवर किया है। गढ़वाल एक तरह से पूरी तरह से उसमें चला हूँ, कुमाऊं में चला हूँ, कुछ हिस्सा सिक्किम में भी चला हूँ और नेपाल में भी। मेरा मुख्य विषय जो है वो हिमालय है। हिमालय एक तरह से हमारी उत्तरी सीमा बांधता है और हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है ये हिमालय हमें। यही वह हिमालय है जिसमें अमृत तुल्य नदियां हैं। गंगा है, यमुना है और सरयू आदि असंख्य नदियां हैं जो उत्तराखंड से निकलती हैं और भारत के विभिन्न कोनों को सींचती हुई उनको जीवन प्रदान करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हम अपनी यात्रा एक तरह से गंगा जी के साथ साथ करते हैं। हरिद्वार को मान लिया हरि का द्वार है, गंगा का किनारा है वहाँ। कालिदास इसी गंगा जी के साथ साथ, इसी गंगा के साथ साथ हिमालय की ओर गए हैं, अलकापुरी पहुंचे हैं अपने मेघदूत के माध्यम से। हम भी उसका कुछ कुछ अनुसरण करेंगे, ज्यादा नहीं। यदि हम हरिद्वार से ऊपर की ओर चलते हैं हिमालय की ओर, लगभग 20 किलोमीटर दूर ऋषिकेश है और ऋषिकेश से और आगे ऊपर चलते चले जा रहे हैं तो एक स्थान लगभग 70 किलोमीटर दूर ऋषिकेश से देवप्रयाग आता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का एक प्रकार से संगम है और यही वह स्थान है जहां से गंगा नाम पड़ता है। पीछे से आने वाली भागीरथी और अलकनंदा अपना अस्तित्व यहां खो देती हैं और गंगा नाम आगे बढ़ता है। ये मुख्य धारा एक जो है वो गंगा के नाम से जानी जाती है, पतित पावनी गंगा जिसे कह देते हैं। और भगीरथ ने जिसे इस पृथ्वी पर उतारा है अपने उन पूर्वजों की मुक्ति के लिए। हम देवप्रयाग से यदि आगे बढ़े तो जो लेफ्ट साइड में नदी आ रही है वो भगीरथी है और राइट साइड की जो नदी है अलकनंदा है, जो बद्रीनाथ क्षेत्र से नीचे की ओर उतरती चली आ रही है। लेकिन आज हम भागीरथी के साथ आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। भागीरथी से के किनारे यानी देवप्रयाग से यदि हम भागीरथी के साथ साथ ऊपर की ओर चलते हैं तो आगे जो मुख्य शहर आता है वह है टिहरी। आजकल टिहरी के ऊपर एक बड़ा विशाल बांध बना दिया गया है, नदी को रोक दिया गया है। कुछ वर्ष पहले तो नदी केवल एक निरंतर बहती हुई भागीरथी की वो धारा थी, अब ऐसा नहीं है। और भागीरथी यानी टिहरी के पास सामने जो पहाड़ है उसके बेस में
एक नदी राइट साइड से आ रही है और उन दोनों का मिलन है, और भिलांगना नदी है वह, भील क्षेत्र से आती हुई, और ऊपर एक भील सरोवर नाम का स्थान भी है कतलिंग ग्लेशियर में। बड़ा विशाल एक सरोवर है, वहां से निकलती है ये नदी भिलांगना, शिव को समर्पित है। टिहरी से अब जो भागीरथी है ऊपर की ओर धरासू आदि क्षेत्रों से होते हुए उत्तरकाशी पहुंचती है। आज हम अपनी यात्रा उत्तरकाशी तक सीमित रखेंगे। उत्तरकाशी का अपना एक महत्व है, बहुत जबरदस्त महत्व है। भागीरथी के किनारे बसा है, भागीरथी के दाएं भी है बाएं भी है। और यदि आप भागीरथी से साउथ की ओर जो दिखाई दे रही पहाड़ी है, विशाल पहाड़ी है, लदी पड़ी है घने पेड़ों से, पाइन ट्रीज भी हैं, बीच बीच में थोड़ा और ऊपर चले जाएं तो कहीं कहीं देवदार भी दिखाई देता है, लेकिन मुख्य रूप से पाइन ट्रीज है। बहुत सुंदर कैंपस है, और वह सुंदर कैंपस है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग, जिसका जो शुभारंभ हुआ 14 नवंबर 1965 को शुरू हुआ था। मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, ये संस्थान किस प्रकार से शुरू हुए हैं, क्या इसकी पृष्ठभूमि में क्या सोच रही होगी। आप जानते हैं, सबसे पहले जो एवरेस्ट एक्सपेडिशन जिसमें एवरेस्ट क्लाइंब हुई है, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्वे हैं। 1953 में उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति जो है वो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे हैं। और क्योंकि नॉर्वे तेनजिंग साहब दार्जिलिंग से जुड़े हुए थे, दार्जिलिंग एक बहुत खूबसूरत स्थान है जिससे आप उत्तर की ओर अपनी नजर दौड़ाते हैं तो आपको कंचनजंगा पूरी की पूरी जो श्रृंखला है उसके भव्य दर्शन होते हैं। तो यही सोचा गया, हमारे उस समय के जो कर्णधार थे, नेहरू जी का इस मामले में बहुत बड़ा योगदान है, वो दूर दृष्टि रखते थे। उन्होंने सोच लिया था कि हमें ऐसे संस्थानों की जरूरत है, क्योंकि युवाओं को प्रेरित करना होगा, इस हिमालय के बारे में परिचय देना होगा उन्हें। और परिचय किस प्रकार से दे सकते हैं? इन संस्थानों के माध्यम से, जहां पर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग पॉसिबल है। तो दार्जिलिंग में जो पहला संस्थान शुरू हुआ है, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट, और 1954 में 1954 में वो शुरू हुआ है। और उसके पीछे मैंने आपको बताया सोच किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, और उन दोनों की जो है सम्मिलित प्रयास से HMI हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग शुरू हुआ है। फिर आप जानते हैं 1962 में हमें लड़ाई लड़नी पड़ी है चाइना के साथ, और चाइना का जो क्षेत्र है आप जानते हैं, लद्दाख क्षेत्र, वो पूरे का पूरा हिमालय क्षेत्र, उसके लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग, किस प्रकार से वहाँ की परिस्थितियों को फेस किया जा सकता है, वो जानना ज़रूरी था, उसको समझना ज़रूरी था। तब 1962 के बाद ये सोचा गया कि क्यों ना और संस्थान शुरू किए जाएं, ताकि जो सैनिक दृष्टि से भी आपको लोगों को तैयार तो करना पड़ेगा। तो 1965 में
14 नवंबर 1965 में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी शुरू हुआ है। नेहरू जी को समर्पित रहा, क्योंकि आप जानते हैं उससे पहले ये इस संसार से विदा हो गए थे, तो उनको किस तरह से याद किया जा सकता है। और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एक विशाल प्रांगण है, खूबसूरत प्रांगण है। मेरा संबंध 1981 और 82 से इस संस्थान के साथ रहा। मैंने इस संस्थान को तब भी देखा है और अब भी देखता हूँ। आज की यदि हम कंपेयर करते हैं उस समय के संस्थान से, उस समय बिल्कुल सहज सरल सा कैंपस है। आज जिस तरह से यानी भव्यता उसमें आई है, आर्टिफिशियल रॉक्स बना दी गई हैं, बारिश भी हो रही है तो उसके अंदर आप रॉक क्लाइंबिंग करें, यस, हर तरह की आपकी ट्रेनिंग किसी तरह से जो है वो उसे परेशानी ना हो, कैंपस जो है उस तरह से डेवलप किया गया है। तो पहले जो प्रिंसिपल NIM में आए, ज्ञानचंद, ब्रिगेडियर ज्ञानचंद ने बहुत काम किया है उस संस्थान को उठाने का। अब परिकल्पना क्या थी इन संस्थानों की पृष्ठभूमि में कि युवाओं को आगे आना होगा, युवाओं को समझना होगा इस हिमालय को, और युवाओं को समझना होगा हिमालय की उन निधियों को जो इसने अपने भीतर समाई हुई हैं। तो अलग अलग कोर्सेज की व्यवस्था की गई। 13-14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वे एडवेंचर कोर्स के लिए जाते, और जो आगे बड़े हैं बेसिक कोर्स इन माउंटेनियरिंग, और यदि और आगे जाना है तो एडवांस कोर्स इन माउंटेनियरिंग और सर्वाइवल कोर्सेज भी हैं। मैं मुख्य रूप से आज एडवेंचर कोर्स की बात करूंगा, क्योंकि जो अपरिपक्व युवा है अभी क्लास 9th के आसपास 13-14 वर्ष का है, वह वहां जाएगा। आजकल लगभग 15 दिन का ये कोर्स है, पहले 21 दिन का कोर्स हुआ करता था। क्या बताते हैं किस प्रकार से आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा कुछ कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से। जैसे ही आप उस प्रांगण में पहुंचते हैं, ग्रुप्स जो हैं वो बांट दिए जाते हैं। आपको अब प्राइमरी रॉक क्लाइंबिंग भी सिखानी ज़रूरी है, आपको पहाड़ के बारे में बताना ज़रूरी है, आपको अपने पर्यावरण जो है उसको सुरक्षित कैसे करना है उसको बताना भी ज़रूरी है। स्ट्रीम क्रॉसिंग किस तरह से की जा सकती है, इस तरह की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। किस प्रकार से कैंप स्थापित किया जा सकता है आपको ये भी पता होना चाहिए, और यह भी आपको पता होना चाहिए कि यदि आपके पास सुविधाएं नहीं हैं तो आप खाना आदि कैसे बना सकते हैं, पहाड़ में चलने का ढंग किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको ऐसे रास्तों पर तो ले जाएंगे नहीं जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, वहाँ तो आपको पगडंडी पर चलने का अभ्यास करवाते हैं। पगडंडी सहज सरल है, जो पहाड़ की पगडंडी, गांव की पगडंडी, जो शहर की सुविधाओं से दूर है, जो आपको सहजता सिखाती है, सरलता सिखाती है और चैलेंजेस लेने के लिए तैयार करती है। उन पगडंडियों पर किस तरह से चला जाना चाहिए। तो एडवेंचर कोर्स में आते हैं बच्चे, और संस्थान जो है सिखाता है कि किस तरह से आपको इन सब कॉम्पिटिशन्स को लेना चाहिए। नाइट मार्च भी सिखाते हैं, ग्रुप का क्या दायित्व है, लीडर का क्या कर्तव्य है, या फर्स्ट एडर का क्या कर्तव्य है। मैप रीडिंग आपको सिखाते हैं, पहाड़ में किस तरह को जो कंटूर हैं उन्हें समझिए आप, कहाँ से चढ़ाई की जा सकती है। इस सब का एक तरह से इंट्रोडक्शन देता है एडवेंचर कोर्स। मुझे अभी भी याद है पहली बार जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर बन करके मैं 1982 में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में आया था,
तो चले थे हम। जो निम का जो प्रांग कैंपस है उसके दक्षिणी कोने के पास से निकले थे हम पैदल। लगभग वहां से 1 घंटा लगा था सांकुनी धार पहुंचते हुए, जिसके पास फोल्ड गेस्ट हाउस था। वहां भी रुके और बुश क्राफ्ट करते हुए चौरंगी खाल पहुंचे। चौरंगी खाल तक सड़क भी आती है, आप पैदल चलना चाहें तो पैदल भी चल सकते हैं। और चौरंगी खाल से एक बहुत छोटा सा पैदल मार्ग, बहुत खूबसूरत पैदल मार्ग नचिकेता ताल पहुंचता है। नचिकेता ताल, नचिकेता की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। और चौरंगी खाल से केवल 3.5-4 किलोमीटर का वो एक पैदल मार्ग है। छोटी सी पगडंडी जाती है और बुरांस का एक तरह से जंगल ही जंगल है। और यदि आप सौभाग्यशाली हैं, मार्च वगैरह में जाते हैं, अप्रैल में भी कुछ कुछ फूल दिखाई देते हैं, तो मार्च में तो पूरे का पूरा जंगल फूलों से महक रहा होता है। आप कभी भी उस नचिकेता ताल में जा सकते हैं, बहुत दूर भी नहीं है बात। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, पहले रॉक क्लाइंबिंग के लिए निम के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ले जाते रहे हैं तेखला। एक उनका कैंपस है जिसमें बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, उसमें ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग के बाद रोज़ आप वापस लौटते हैं अपने कैंपस में 7-8 किलोमीटर चल करके, ताकि आप अभ्यस्त हो जाएं। उन जो मिनिमम सुविधाएं अवेलेबल हैं उनको समझने के अभ्यस्त हों और आगे बढ़ने के लिए तैयार हों, सुरक्षित भी रहें। और जो ध्यान देने वाली बात है इस कोर्स में, ये भी सिखाया जाता है पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। आपको जो पहाड़ है खूबसूरत दिखाई देता है, उसको गंदा नहीं करना होता है, उसको स्पॉयल नहीं करना होता है, प्रिजर्व करना होता है। उसकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए, लेकिन उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आज इतना ही। बड़ी जल्दी ही आपके पास मैं आऊँगा। हम लोग चलेंगे डोडी ताल और दयारा टॉप की ओर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।